मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों में बिजली की सप्लाई रहनी चाहिए बिल्कुल फाइन। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 49। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत जम्मू कश्मीर में आती है बिजली की सप्लाई की और बिजली के अनशेड्यूल पावर कट्स की। आज सिविल सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक बैठक ली और बैठक में क्लियर निर्देश दे दिए कि बिजली की कर्टेलमेंट जो भी हो जरूरी वो होनी चाहिए, मगर वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि लोगों को पहले पता हो कि कट जो है कब से कब तक होना है, ताकि समस्याओं से लोग बचे रहें। देखो, जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती को लेकर पहले भी लोग परेशान रहे हैं। अनशेड्यूल कट होते हैं, बताया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक होंगे, लेकिन उससे पहले कट हो जाता है और वापस कब आनी है लाइट ये किसी को पता नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात है, आपने मीटिंग ली, आपने कहा कि अनशेड्यूल कट को दूर करिए और लोगों को अवेयर करिए, बताइए, जानकारी होनी चाहिए कब लाइट है। लेकिन प्रॉपर लाइट कब आएगी? जब हम खुद पैदा कर रहे हैं, भेज रहे हैं बाहर, और यहाँ स्मार्ट मीटर लगा के इतना ज्यादा बिल जो लोगों के आ रहे हैं, लोग तो परेशान हैं। आप लोगों को राहत देने की बात करिए ना। आपने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार बनते ही, अब तो बने हुए भी काफी दिन हो गया, आप उसके ऊपर काम करिए। जानकारी तो लोगों को डिपार्टमेंट दे ही रहा है, वो तो आगे भी चलता है सिस्टम की, बोलेंगे 4 बजे तो कट जाएगी 2 बजे ही, लेकिन आप उस चीज के ऊपर आके काम करिए। लोगों ने आपके ऊपर उम्मीद लगाई। बड़ी बात यह है कि जब स्मार्ट मीटर लगे थे तो लोगों को यह कहा गया था कि जैसे जैसे स्मार्ट मीटर पूरे शहर में लग जाएंगे, बिजली की कर्टेलमेंट बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको जितना बिल देते हैं उतनी बिजली मिलेगी। बिल तो यहां मल्टीप्लाई होके ज्यादा बढ़ रहे हैं, मगर बिजली उतनी की उतनी है या पहले से भी कम हुई है। इसके ऊपर अब जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं वोट इन सारी चीजों पर भी दिए हैं जो लोगों की एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो ऑपोजिशन चाहे बड़ी बीजेपी है, मगर कहीं ना कहीं पीडीपी के भी लोग ऑपोजिशन करने से पीछे नहीं रह रहे और उनकी ऑपोजिशन कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन से भी है। इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी और बीज बिहाड़ा से चुनाव लड़ने वाली पीडीपी कैंडिडेट, उन्होंने आज एक बयान दिया और कहा कि रेलवे और न्यू हाईवे प्रोजेक्ट से कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही और साथ ही साथ एलजी प्रशासन को यह गुजारिश की कि इसके ऊपर सोचें कि लोगों के लिए दिक्कत बन रही है। देखिए, रेलवे का डिवीजन जम्मू में बन रहा है फिरोजपुर की तर्ज पर, उससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत रोजगार जहां पर लोगों को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात ये सही है कि अगर आप रोड का काम शुरू करते हैं, वहां पर नौकरी तो नहीं मिल रही, लेकिन वहां पर जो रोड बनाने वाले लोग हैं, जो वहां पर गाड़ियां लगी हैं, वो टिप्पर लगे हुए हैं, वो लोकल लोगों के हैं, ट्रैक्टर्स लोकल लोगों के हैं। वो भी एक जरिया है इनकम का। जब भी कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, रोड्स बनते हैं जहां रेलवे ट्रैक बिछता है, तो वहां लोकल जो गांव के लोग हैं उनका ही सारा सामान लगता है। कमाई का साधन तो है ही। अब बाकी रही बात सियासत की, आपने करनी है तो आप करिए। हाँ, लेकिन इतना है कि कश्मीर के भीतर ट्रेन जहां जहां से जा रही है, कुछ 1-2 इलाके हैं जहां पर लोगों ने इसका विरोध किया है कि हमारी जमीन बहुत ज्यादा चली गई है लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। खैर, इसी बयान में इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ले पर भी थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार जो बनी है वो इसी चीज पर बनी है कि एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो माइनिंग विभाग के मंत्री भी हैं, सुरेंद्र कुमार चौधरी, लगातार सरप्राइज विजिट अपने विभागों में कर रहे हैं। आज कठुआ पहुंचे थे और कठुआ में जाकर आनन फानन में डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया। अब ये सस्पेंशन क्या होती है या नहीं होती, उन्होंने तो अपनी तरफ से ऑर्डर कर दिया है, मगर लगातार इस तरह की सरप्राइज रेड और उसके बाद सस्पेंशन का सिलसिला जारी है। देखिए, एक जो एक्स डीएमओ थे वहां पर, उनके घरों में थोड़े दिन पहले रेड हुई थी। मतलब कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी जी। जाहिर सी बात है कि आपने अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है तो माइनिंग से ही कमाई होगी, क्योंकि माइनिंग का धंधा फुल रहा है और दिन रात गाड़ियां वहां पर तभी खाली कर रही हैं, ऊंची खाली कर रही हैं। दरिया जितने हैं आपके रावी के वो खाली हो रहे हैं, काम चल रहा है। यही डीएमओ जो है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक रेड की थी जहां पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो थी वो रात को रेता भर रहे थे, तो इनके ऊपर अटैक भी हुआ था, इनकी गाड़ी पे पत्थर भी लगे थे। लेकिन पुलिस के आने तक वो जो माइनिंग वाले लोग थे वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर भाग गए थे। इनके पास सिंपल एक गाड़ी थी। अब सस्पेंड किया गया है
कुछ आरोप लगे होंगे या क्या बात है, वो पूरी बात का तो अभी पता नहीं। लेकिन सस्पेंशन अगर डिप्टी सीएम ने की है तो उन्होंने तो हॉस्पिटल में भी किया था, कितने लोग, सॉरी पीडब्ल्यूडी में पहुंचकर भी किया था, कितने लोग सस्पेंड, वो आए कि नहीं आए, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि सस्पेंशन होती है कि नहीं। लेकिन इतना मुझे ज्ञात है कि कठुआ में माइनिंग का काम दिन रात धड़ल्ले से हो रहा है, और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि माइनिंग के लोग इन्वॉल्व ना हो, वो लोग इन्वॉल्व हो तभी काम ऐसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो है टेरर मॉड्यूल को तोड़ने का काम कर रही है। कश्मीर में आज सीआईके की रेड्स हुई सेंट्रल जेल श्रीनगर में। टेरर रिलेटेड मामले से कुछ आतंकी जो जेल में बंद हैं उनसे भी पूछताछ की गई। जम्मू में भी होनी चाहिए, कोट बलवाल में, यहाँ पर भी बहुत से लोग बंद हैं। यहाँ पर तो बाहर से गेंद फेंकी जाती है, उस गेंद के अंदर मोबाइल सिम भी होते हैं, ड्रग्स भी होती है। तो अगर सिम जा रही है तो मोबाइल अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। तो कश्मीर में भी ऐसे ही इनपुट्स थे कि वहां पर जो लोग जेलों में बंद हैं, जो एक्स मिलिटेंट्स हैं या फिर वो अलगाववादी लीडर्स हैं, वो वहां से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने एसोसिएट्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। और ये इनपुट्स जम्मू से भी बड़ी बार जा चुकी है, क्योंकि 3 गेंदें बरामद हुई हैं जो कोट बलवाल जेल के भीतर और रोड के ऊपर से फेंकी गई थी। अगर 3 गेंदें वहां पर पकड़ी गई है तो न जाने कितनी पहले वहां पर भेजी गई होंगी जो उठाकर अंदर चली गई होंगी। तो वो ड्रग्स या फिर मोबाइल सिम अंदर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर बात तो होती ही होगी। ये गेंद बल्ले का जो खेल है इसको भी तोड़ना होगा। अगर टेरर मॉड्यूल को तोड़ना है तो जेल प्रशासन को भी बहुत सीरियसली सोचना होगा कि ये बाहर से गेंद उछालने वाले जो है आखिर वो कहां अंदर बंद आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत सीरियस मामला भी है। जम्मू पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और ये कहा कि 50 मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं, करीबन 15 लाख उनकी कीमत है। मगर बड़ी बात यह है, लगातार मोबाइल तो रिकवर होते हैं और चोर भी पकड़े जाते हैं, मगर ये मोबाइल स्नैच करने वाला गैंग क्या बाहर से आके एक्टिव है या यहीं के युवा इसमें शामिल हो रहे हैं? ये सारा नेक्सस तोड़ना भी जरूरी है। 3 बार एक चोर पकड़ा गया, इसका जवाब मैं इतना ही दूंगा। और वो बार बार छूट रहा है, तो कानून पे भी ध्यान देना होगा। किस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं पुलिस वालों द्वारा, ये भी सोचना होगा, क्योंकि ये भी मामला कोई छोटा नहीं है। मोबाइल की जो इंडस्ट्री है आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। छोटे से छोटा शख्स और बड़े से बड़ा शख्स मोबाइल लेकर चलता है, और हर रोज कितने मोबाइल चोरी होते हैं ये भी सोचने वाली बात है। और वो चोरी होकर कहां बिकते हैं, इस पर भी पुलिस को काम करना होगा। तो ये यहीं पर मामला खत्म नहीं होता कि मोबाइल रिकवर हुए, बल्कि इसके पीछे नेक्सस क्या है ये भी सारा देखना बहुत जरूरी होगा। सुरनकोट में एक धमाके की खबर आई और उसके बाद लगातार सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया कि वो धमाका था क्या। देखिए दीपक जी, सुरनकोट का इलाका जो है, इसमें अगर हम 2 महीने पहले पीछे चले जाएं तो एक जुबीजियल ग्रेनेड फायर किया गया था मिलिटेंट्स की ओर से, और तब भी फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से और आतंकी जंगल की तरफ भाग निकले थे। जो इनपुट्स हैं कि सुरनकोट के इस इलाके में 3 से 4 आतंकियों के 2 ग्रुप हैं जो अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं, और इस कैंप के ऊपर एक जो सूत्रों का कहना है कि एक फिदाइन हमला करने की तैयारी में थे। अब वो जो ब्लास्ट हुआ है, सेना इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जो इनपुट्स हैं कि वो इसी सिलसिले में आए थे कि ब्लास्ट करके डाइवर्ट करके टेंशन को संतरी पे फायरिंग हो, और एक जवान भी घायल हुआ है इसके भीतर। और उसके बाद वो किसी न किसी तरीके से कैंप के भीतर घुसना चाहते थे, और उसके बाद तब से लेकर अभी तक एक बड़े लेवल पे सर्च वहां पर चल रहा है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा है। अग्निवीर को लेकर बहुत बार बात होती है, सरकार इसे बहुत सफल स्कीम बताती है तो विपक्ष आरोप लगाता है, मगर अग्निवीर की रिक्रूटमेंट तो बहुत सारी हुई। आज फाइनली 99 अग्निवीर जो है वो जैकलाई में कश्मीर में शामिल हो गए। चौथा बैच था जो जैकलाई सेंटर श्रीनगर के भीतर 99 स्टूडेंट्स जो अग्निवीर है, हर बैच में 99 यहाँ पर पास आउट हुए हैं। तो 4 बैच यहाँ से पास आउट जो हो चुके हैं। आज वहां पर उनको शपथ दिलाई गई जो परेड होती है उसके भीतर, और जितने भी अलग अलग यूनिट्स हैं उसके बीच आज ही शपथ समारोह था जो अग्निवीर का बैच थे। हर रेजिमेंट सेंट्रल का अपना अपना बैच होता है, कौन कौन सी डेट को वो लोग आते हैं, क्योंकि लगभग 30 वीक्स की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। 31 या 30 वीक्स के करीब ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, और वहां से फिर ये तैयार होकर जुंटों में पहुंचते हैं, जिसमें से 25 को रिकमेंड किया जाता है। बाकी लोग जो है वो वापस आ जाते हैं एक टेन्योर पूरा करने के बाद। अब विरोध है इसका, वो अभी भी चल रहा है कि स्कीम को रद्द किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग बॉर्डर के ऐसे हैं
जो जिनकी रोजी रोटी सिर्फ परमानेंट फोर्स के ऊपर थी, अब अग्निवीर के भीतर वो जाते हैं तो बाप से पहले बेटा रिटायर हो रहा है, ये स्थिति अभी बनी हुई है। सफेद वर्दी में हमारे रणबांकुरे, हमारे जवान यानी कि नेवी, इंडियन नेवी, आज नेशनल नेवी डे है। हमारी ओर से सभी नेवी के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन जी, नेवी डे भी एयरफोर्स डे की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और नेवी भी जो है समुद्र के साथ जितना भी हमारी सीमाएं हैं उस पे देश की रक्षा करती है। देखिए, नेवी डे जो है ये बहुत महत्व रखता है आज का दिन। 4 दिसंबर 1971 अगर लोगों को याद होगा तो इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची बेस के भीतर घुसकर उनके 6 बड़े शिप जो थे वो डिस्ट्रॉय किए थे और 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और उसके 24 घंटे के भीतर इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर कराची बेस को तबाह किया था। और तब से नेवी डे जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उस समय जो कमांडोर थे बबरूबान यादव, उनको महावीर चक्र मिला था। पहला महावीर चक्र है जो सिर्फ इंडियन नेवी को मिला है। इंडियन नेवी में एक ही महावीर चक्र है। और आज का दिन जो सफेद यूनिफॉर्म वाले हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं। आज का दिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज रात को हमारा 9 बजे जो कार्यक्रम होगा वो इंडियन नेवी के स्पेशल डे पे होगा। आज के डे के ऊपर वो भी आप दर्शक जरूर देखें। रात को 9 बजे द न्यूज रूम 24 आवर्स फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर। तो नेवी डे पर हमारा खास कार्यक्रम पूर्व सैनिकों के साथ 9 बजे रात को जरूर देखें, लाइक शेयर फॉलो करें, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए तैनात ये सफेद वर्दीधारी भी कम नहीं है। तो बहुत धन्यवाद पवन जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जाते जाते ध्यान जरूर लगाएं, और ध्यान का मतलब ये नहीं कि केवल भगवान पर, अपने काम पर भी, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है जहां भी लगाएंगे वहीं से सफलता मिलेगी। बहुत धन्यवाद।